स्टार्ट कर दीजिए स्ट्रीमिंग। इससे पहले के क्लास में हम समझाए थे नीति निदेशक तत्व के बारे में। गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोग को इससे पहले वाले क्लास में हम फंडामेंटल ड्यूटीज बता दिए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम समझा दिए थे। अब आगे उसको समझाना था, कुछ बचा हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए थे हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी, और बहुत सारी चीज़ों को भी आगे समझाए थे फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी बनाने वाला पहला कंट्री कौन सा था? आप फटाफट आंसर देंगे। आप लोग आंसर दीजिए आप जी, इससे पहले जो बताए थे फंडामेंटल ड्यूटी बनाने वाला पहला कंट्री। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फंडामेंटल ड्यूटी बनाने वाला पहला कंट्री कैसन बानी सर जी? ठीक बानी मनोज शुक्ला जी। फंडामेंटल ड्यूटी बनाने वाला पहला कंट्री जिसने सबसे पहले मूल कर्तव्य को बनाया था, अभी तक आंसर नहीं आ रहा है। नेपाल बोलता है बेवकूफ। जापान, नेपाल बोलता है। रसिया कौन बोल रहा है? रूस से तो हम लोग लेके आए थे। किस समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था संविधान में? कौन सी ऐसी कमेटी थी जिससे कि हमारा फंडामेंटल लागू किया गया? जोड़ा नहीं गया था, कैसे लागू किया गया? वर्मा कमेटी के सिफारिश पर। किस तरह से इंफोर्स किया जाए इसे लागू करने के लिए? वर्मा कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप के मूल फंडामेंटल ड्यूटीज थे, कितने टाइप के मूल कर्तव्य थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में? फटाफट बताएंगे आप लोग, फटाफट। बफरिंग कर रहा है बाबू, आपके यहाँ नेट प्रॉब्लम है, बफरिंग कर रहा है तो सबके यहाँ नहीं ना होगा। नो नेट जिसके प्रॉब्लम होगा उसका बफरिंग करेगा। हाँ 0 10 कौन बोल दिया भाई? ऐसे पढ़ने के बाद भी ना फेल हो के आओगे लोग, होश नहीं रहेगा ना एग्जाम देने में, तो फेल हो के आओगे। जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो जीरोस था, उसके बाद में इसे हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन करके इसे जोड़े थे। बताए देते हैं आपको 42वां संशोधन, उसके बाद एक और जोड़ दिए 86वां संशोधन करके। अभी कितना है? 11। अभी से बोलेंगे लोग 10 था, 11 था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी नहीं थे। गुड, ज़्यादातर लोग का है, सही है, लेकिन कुछ सोए रहते हैं सब, उन लोग को समझे में नहीं आता। क्या हम अगर हम अपना मौलिक कर्तव्य को पालन ना करें तो क्या हमें कोई सजा देगा? कोई सजा नहीं है, कोई सजा नहीं है। क्योंकि देखिए भाग 4 जो है वो गवर्नमेंट को कहता है कि आप कुछ कीजिए, नहीं करेंगे तो कोई सजा नहीं है। भाग 4 का जो क है ये पब्लिक को कहता है कि आपकी कुछ ड्यूटी है आप कीजिए, आप भी नहीं करेंगे तो कोई सजा नहीं है। हालांकि अमेरिका, जापान, रूस और जापान में अगर आप अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं कीजिएगा तो आपको सजा दे दिया जाएगा। हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मूल कर्तव्य में से 4 ऐसे हैं जिसको आपको हर हाल में करके रखना है। नहीं कीजिएगा ना तो फिर आपको क्या होगा? सजा दे दिया जाएगा। चलिए गुड, आगे देखते हैं। नहीं दिया जाएगा, वेरी गुड। 36 से 51 तक का पीडीएफ नहीं है? अच्छा आज देख लेंगे हम, पीडीएफ नहीं होता। 36 से 51 का पीडीएफ नहीं है क्या? है, अपलोड कराइए उसको। आगे देखिए भाऊ, 36 से 51 तक का कितने लोग हैं जिनके दिमाग में पीडीएफ घुस गया है? मतलब एकदम दिमाग में 36 से 51 तक का। तो हम भी देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कितना जल्दी पूछते हैं, आप जवाब देते हैं। फटाफट बताइएगा 36 में किसकी परिभाषा है? राज्य की परिभाषा है या नीति निदेशक तत्व की, यानी स्टेट की परिभाषा है या डीपीएसपी की? कितने लोग बता सकते हैं? 36 में स्टेट का डिफिनीशन दिया गया है या डीपीएसपी? स्टेट या डीपीएसपी? फटाफट आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, स्टेट का दिया गया है। बहुत लोग का स्टेट है, कुछ लोग कह रहे हैं डीपीएसपी। अरे भैया डीपीएसपी की मुड़िया फोड़ लेंगे हम अपना। डीपीएसपी की परिभाषा दिया गया है यहाँ पे, डीपीएसपी की 12 में भी स्टेट की परिभाषा है कि 12 में कहा गया है कि स्टेट मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार में छेड़छाड़ नहीं करेगी, और 36 में गया है स्टेट डीपीएसपी का पालन करेगी। डीपीएसपी की परिभाषा है। ले बबुआ, जितना डीपीएसपी कर रहा है सब सुतल ऐसे भी सब। आगे देखिए 37 में क्या हम न्यायालय जा सकते हैं? हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं क्या डीपीएसपी को लेकर? फटाफट बताएंगे, कोर्ट में जा सकते हैं डीपीएसपी को लेकर? नहीं जा सकते हैं, वेरी गुड। नहीं जा सकते हैं, वेरी गुड, नहीं जा सकते हैं।
क्या ये न्यायालय में इन्फोर्स कर सकते हैं या इस पे केस कर सकते हैं? वाद योग है? नहीं है, प्रवर्तनीय यानी इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। 37 में बोला गया। 38 किस चीज की बात किया गया है? समाज के कल्याण की, लोक कल्याण की बात किया गया है 38 में। 39 किसको वेतन सेम दिया जाएगा? मेल और फीमेल को वेतन सेम दिया जाएगा। मेल फीमेल का वेतन सेम है, गुड। 39 का ये फ्री में आप लीगल एडवाइस दीजिएंगे, निशुल्क विधि सहायता, फ्री लीगल एडवाइस। जो बंगाल के लड़के हैं बाबू, आप लोग का इंग्लिश का पीडीएफ हम बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। कई लड़कों का कहना है कि सर हिंदी तो समझ में आ जाता है बट लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। कोई बात नहीं बाबू, हम समझ सकते हैं बाकी लोग का प्रॉब्लम भी। अब आगे देखिए 40, कितने लोग बता सकते हैं ये समाजवादी है, गांधीवादी है, उदारवादी है? 40 जितने बता देंगे फटाफट बताइए। 40 कितने लोग बता सकते हैं इसमें? समाजवादी, गांधीवादी या लिबरल? गांधीवादी, वेरी गुड। लिबरल कौन बोलता है भैया? तुम लोग भी लिबरल पढ़ता उड़ता नहीं, सैटरडे संडे तुम लोग घूमने निकल गया होगा। गांधीवादी, लिबरल मत बोलो बबुआ, लिबरल नहीं, ये मेनली गांधी जी का। इसी से तो गांधी जी अम्बेडकर जी में विवाद हो गया था। अब कुछ फेमस पूछते हैं। चलिए 42 में मुख्य रूप से किसको ध्यान में रख के बनाया गया है? मेल या फीमेल को? मेल या फीमेल? मेल फीमेल? हाँ भैया, डिलीवरी मेल का थोड़े होता है, फीमेल को ध्यान में रखा गया। इसे दो जगह आप डाल सकते हैं, एक लिबरल में डाल सकते हैं, एक सोशलिस्ट यानी समाजवादी में भी डाल सकते हैं। दोनों जगह इसे डाल सकते हैं। ज्यादातर सोशल में डाला जाता है क्योंकि महिलाएं समाज की एक अभिन्न हिस्सा होती हैं। फीमेल, वेरी गुड। गांधी जी को ध्यान में, रे बाप रे बाप। रे भैया, गांधी जी का कौन डिलीवरी हो रहा था? तो प्रसूति सहायता दे रहा है यहाँ पर, हद है भैया। आगे देखो, गांधी जी बोलते हो, यहाँ देखिए। हाँ, गांधीवादी महिला वाला चीज है ये सब के बारे में। आगे देखिए 44, क्या चीज है इसमें? क्या चीज की चर्चा है? समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता, बात बराबर ही, दोनों उसी की चर्चा है। सोशलिस्ट चीजों को ये ध्यान में रखकर बनाया गया है, सोशलिस्ट चीजों को। 44 में, 44 वाला इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार यहाँ पे। 43 की 3 चीजें है, 43 है, 43 का ए है, 43 का बी है। 43 में बोला है कि आप कम से कम इतनी सैलरी दीजिएगा कि वो जिंदा रह सके, निर्वाह योग्य मजदूरी। 41 में बोला है कि आप कामगारों की भागीदारी कीजिएगा। 2 में क्या बोला है कि आप उसमें सोशल मतलब कोऑपरेटिव को काम कीजिएगा। 45, 46 ये याद रखेंगे, अक्सर पूछता है ये। 44, 45, 46, 47, 48 ये याद रखते रहेंगे लोग अच्छा से। 44 बोलेंगे समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। 45 बोलिए, 45 फटाफट। 45, 45, 45। 45 में किसकी चर्चा भैया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 6 वर्ष से कम है उनको। 46 SC ST। 47 पोषाहार की चर्चा है और शराब पर प्रतिबंध है। शराब पर प्रतिबंध, शराब पर प्रतिबंध सोशलिस्ट भी हो जाएगा, गांधीवादी भी हो जाएगा। शराब और नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध है। 48 क्या है? कृषि और पशुपालन है। गांधी जी भी थे इस पे, लिबरल भी थे। और इसी में जो कृषि, इसमें एक क जोड़ दिया गया था। तो कृषि, जो फालतू कृषि होती है वो पर्यावरण में चला जाता है, जो फालतू जानवर होते हैं वो वन्य जीव में चले जाते हैं। तो इसमें कृषि एवं पशुपालन था, इसमें वन्य तथा वन्य जीव थे। समझ में गया? ताजमहल किसमें था? 49। राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक रहते हैं जैसे जमा मस्जिद, लाल किला। दक्षिण भारत की अगर आप मंदिरों को देखिएगा ना तो कंफ्यूज हो जाइएगा, बनाया कैसे था सब। वहाँ का दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली की मंदिरों को अगर देख लेंगे तो कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि कैसे बनाया सब वो सब। उस समय की कलाकारी बहुत अच्छी थी। 50, ये तो बहुत सिंपल है। 50, 50, 50-50 कर दिया। 50 में 50-50, वेरी गुड। चलिए, आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत गड़बड़ पढ़ रहे हो बबुआ। हम आपसे क्या कहते हैं कि जब भी आपको पढ़ाई से मन न लगे ना एक बार, तो अपने माँ बाप को और जाके देख लीजिएगा। आपको हम एकदम बताते हैं, सच पूछते हैं, बताते हैं आपको। देखिए, अगर आप इंटर तक दिल लगा के पढ़ाई किए रहते ना, इंटरमीडिएट तक, तो आज आपको हमारे या दुनिया के किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जितनी चीज़ें आपको बताते हैं ये 11th से पहले है। आप विश्वास नहीं होगा, ये चीज़ें 9th में। अब आप नहीं पढ़े हैं और अपने आप को आप अगर ये कहते हैं कि हम अगर तैयारी करते हैं और खान सर से पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, तो रियल में बताने ना आपको इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। तो अभी भी आप शर्म कीजिए कि आपको जो 9th में पढ़ना है ना वही आप पढ़ रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा तो 9th के किसी लड़के का पॉलिटी का किताब उठा के पढ़ लीजिएगा, 8th 9th में है ये चीज़ें।
और इसके बाद भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो शर्म की बात है भाई। और आपको ये कोई अधिकार नहीं है कि आप कहते हैं कि हम तैयारी करते हैं, ये शर्म की बात है। जल्दी से जल्दी इस विद्यार्थी जीवन को त्याग करके जाइए, और नहीं जाइएगा तो क्या दिक्कत है, आप बेरोजगारों से भी टीचरों का रोजगार चलता है, हकीकत तो यही है। लेकिन अब आप गलती करेंगे तो हम क्या कितना समझा सकते हैं हम। देखिए अब हम आपसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति की चर्चा किस अनुच्छेद में? अंतर्राष्ट्रीय शांति, फटाफट आंसर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति 51, वेरी गुड। चलिए बताएंगे आप लोग। कुछ दशाओं में, सम कंडीशन, जैसे विधवा हो जाने में, वृद्धा बूढ़ा हो जाने में सरकारी सहायता एवं शिक्षा पाने का अधिकार किसमें है? कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सर, केवल नंबर लिखिए, केवल नंबर। हाँ वेरी गुड, 41। कुछ दशाओं में, जैसे दमन बताए थे ना, कुछ दशाओं में 41, फटाफट बताएंगे। 41। चलिए अब बताएंगे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, राष्ट्रीय स्मारक के महत्व की, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की रक्षा करना 49। आगे देखिए, बहुत लोग का आंसर सही है, वेरी गुड। 59 कहाँ हिला दिए बबुआ, पढ़े नहीं किए, 59 हिला देते हैं आप लोग। चलिए ध्यान से देखिए, अगला बताएंगे आप लोग। स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन, स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन 39। कितने लोग इसे बता सकते हैं? हम देखते हैं, एक बार में आंसर आना चाहिए। ध्यान से देखिए, अब उद्योगों के प्रबंधन में, यानी मैनेजमेंट में, किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में उसके जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी हमको पार्टिसिपेट कराना है, अर्थात उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। कितने लोग इसे बता सकते हैं? उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, उद्योग प्रबंधन कामगारों की भागीदारी, फटाफट। 39 में नहीं है भैया, 43A, वेरी गुड। बहुत से लोगों का सही है 43A। भाई 42A में कहाँ जाएंगे? 42 का बस एक ही है, 42A, 43A, 43 का A, यानी सॉरी 43A, वेरी गुड। 42 का A भी नहीं है भाई, 42 तो बस 42 है। इसका B में क्या है भाई? चलिए इसमें कितने लोग बता सकते हैं 43 के B में क्या है? 43 के B में, 43 के B में 43 के बी में कोऑपरेटिव। चलिए वेरी गुड, लड़ाई करना नहीं भाई, कोऑपरेटिव, सहकारिता, कोऑपरेटिव काम करना है। 43 के बी में कोऑपरेटिव, वेरी गुड। हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखते चलेंगे। कोऑपरेटिव को सहकारिता कहते हैं, कोऑपरेटिव। आपके मन में इंग्लिश मीडियम वाला है ना, उसको लगता है हिंदी खतरनाक है, इसको छोड़ दो, फालतू है। हिंदी मीडियम वाला सोचता है कि इंग्लिश फालतू है, इसको छोड़ दो। दोनों लेके चलो यार, क्या जाता है दोनों में, पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। अगला बताएंगे आप लोग, शराब पर प्रतिबंध, फटाफट। शराब पर प्रतिबंध, शराब पर प्रतिबंध, आगे आप बताएं। शराब पर प्रतिबंध 47। चलिए अगला देखिएगा, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा 48 का A, 48 का A, वन्य तत्व से। सरकार का यह जैसे 14 वर्ष, 46 SC/SC, 47 पोषायुक्त आहार, शराब पर प्रतिबंध, कृषि पशुपालन 48, वन्य तथा वन्य जीव 39, स्मारक 50, 50-50, न्यायपालिका कार्यपालिका 51, शांति की चर्चा है 46, स्टेट की परिभाषा 37 में न्यायालय नहीं जा सकते हैं, 38 लोक कल्याण का काम करना है, 39 स्त्री पुरुष को समान वेतन, 39 का समान निःशुल्क विधि सहायता, 40 ग्राम पंचायत, 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, 42 मनोचित न्यायसंगत तथा प्रसूति सहायता। आपका 43 देखेंगे तो निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 के ए में क्या बोला गया है कि भाई उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। बी में बोला गया है सहकारिता। नीति निर्देशकता तो खत्म हो गया, इसे आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। फटाफट समझते चलेंगे तेजी से। इसे आयरलैंड के संविधान से लाया गया, आयरलैंड ने स्पेन से लाया था। इसे 2 कैटेगरी में बांटा गया था। जो हमारे सलाहकार थे BN राव, इन्होंने कहा था जो जरूरी है उन्हें मूल अधिकार बना दीजिए, एक कैटेगरी कर दीजिए, जो जरूरी नहीं उन्हें B कैटेगरी कर दीजिए। तो बाद में डिसाइड किया जाएगा, जो जरूरी था उसे भाग 3 में रख के मूल अधिकार नाम दिया गया, जो जरूरी नहीं था उसे भाग 4 में रख के नीति निर्देशकता तो नाम दिया गया। KT शाह ने कहा यह एक चेक के समान है जिस पर भुगतान बैंक अपनी मर्जी से करता है। इसमें 2 प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता चर्चा, लोकतंत्र की स्थापना है, सामाजिक एवं आर्थिक
सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, जबकि इसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की चर्चा किया गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये जरूरी नहीं है, इस पे न्यायालय नहीं जा सकते हैं, वादी योग नहीं है। अब आपसे कोई नीति नहीं दे सकता तो का क्वेश्चन पूछे तो ऐसा झाड़ के आंसर दे दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? कहीं से नहीं आना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सोचा नीति नहीं दे सकता तो मूल अधिकार कहीं से आएगा तो क्वेश्चन उठा के फाड़ देंगे यहाँ पे, कितनों पूछ दे। समझ में आ गया कि नहीं? नीति नहीं दे सकता तो आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत तेज तेज हम बोल दिए। हाँ, अरे तो भाई पढ़ाते वक्त तो स्लो स्लो पढ़ाए थे ना। आगे देखते हैं, अब आगे कुछ बताते हैं, देखिए ध्यान से, जहां तक बताए थे वहां तक तो उससे आगे बताते हैं। देखिए, बहुत से लड़के नए ज्वाइन किए हैं, वो अपना शुरुआत का क्लास डेमो में आपका 5-6 वीडियो उसको देख लेंगे, उसके बाद इसको सीरियल देखेंगे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि का क्या करे, आदर्श को पालन करे। ये हमारा क्या चीज़ है भाई, मूल कर्तव्य है। लेकिन इस पे इमामुअल के मैटर पे एक कानून बना दिया गया था कि आपका ये जो नीति, ये मूल कर्तव्य संख्या 1 है, ये कंपलसरी है, इसे मानना ही पड़ेगा। आप राष्ट्रीय ध्वज का बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। आपका भले मन नहीं है आप राष्ट्रीय गान गाने के लिए, लेकिन जब गाया जाएगा तो आपको खड़े रहना पड़ेगा। 2 नंबर में क्या था, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श को हृदय में सजाए रखना है। यानी जो हमारी राष्ट्र की भावना थी, हम अपने देश के लिए लड़े थे, आज भी वो भावना हमारे देश में रहनी चाहिए कि अगर चाइना पाकिस्तान से कुछ होता है तो हम लोग वैसे साथ में लड़ सके। राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं अखंडता की रक्षा करना है। तो ये सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, प्रभु, देखिए ये आगे आपको एक चैप्टर आएगा जिसमें हम पढ़ाएंगे कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है। एकता तो आप समझते हैं हम दोनों को एकजुट रखना है। अखंडता मतलब कश्मीर वाले कहते हैं हम अलग होंगे, ये नहीं होना चाहिए। प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमेरिका कहेगा इसे करो तो हम कर देंगे। देश की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है कि देश की हम क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। देश के सभी लोगों में समर्था यानी एक दूसरे में भाईचारा की भावना को रखना है। हमारी संस्कृति एवं गौरवशाली महत्व को बचा के रखना है। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, आप देखेंगे तो हमारी संस्कृति है, कोई भी आप अगर ज्वलंत एग्जाम्पल देखेंगे इसकी संस्कृति का, तो आपको सैयद अकबरुद्दीन का नाम पता होगा। भारत के वो IFS अधिकारी थे, पहले वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे। फिर भारत सरकार ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें भारत का प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव बना के UNO में भेज दिया, और वो UNO में बैठ के पूरे भारत का अकेले प्रतिनिधि कहते थे। उनकी बात पूरे भारत की बात कही जाती थी, सैयद अकबरुद्दीन की। सैयद अकबरुद्दीन को आप लोग देखे होंगे, जब ये रिटायर हो रहे थे तो इनको अपना मूल कर्तव्य याद आया। इनका मूल कर्तव्य क्या है भाई, आप देखेंगे भारत का किसी भी व्यक्ति का मूल कर्तव्य में अगर आप देखेंगे तो हमारा मूल कर्तव्य में एक ये भी आता है कि हमें अपनी संस्कृति की क्या करनी है, रक्षा करनी है। अब इसमें अकबरुद्दीन साहब का फोटो ये रहा, देखिए आप इन्हें पहचानते होंगे, सैयद अकबरुद्दीन है। जब ये इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, जब ये रिटायर हो रहे थे ना, तो उस समय कोरोना था, तो जो UN के जो सचिव थे उनसे जब ये रिटायरमेंट में आखिरी डिसीजन लिए तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे देश की संस्कृति है कि जब कोई जाता है तो उसे हाथ जोड़ के नमस्ते कह देते हैं, तो आप अगर हमें नमस्ते कह देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो सोचिए UNO पूरी दुनिया का जो महासचिव था, जो वहाँ पे इनका लीड कर रहा था, जो पूरी दुनिया के लीडर्स को रिटायरमेंट देता था, उन्होंने भी कहा कि हाँ, मतलब उनको क्या समझ में आ रहा अंग्रेज को नमस्ते मतलब क्या होता है, तो उसने भी हाथ जोड़ के कहा नमस्ते। तो ये हमारे देश की संस्कृति है। अब इसको, ये हमारा क्या चीज़ है, मूल कर्तव्य है। तो भाई ये तो अधिकारी रहे होंगे लोग, तो क्या लिखा, हमारी गौरवपूर्ण संस्कृति परंपरा को बचा के रखना है कि नहीं, ये परंपरा रही है हमारी। अब हमारा 6 नंबर देखिए, हमारी ये हो गया सारी है। थोड़ा सा नेट स्लो है, अपने से मैनेज कर लेगा, उसमें थोड़ा नेट स्लो है, ध्यान से देखिए। तो ये पहला नंबर और 7वां नंबर ये मूल कर्तव्य है, लेकिन अगर इसको नहीं मानिएगा तो सजा हो जाएगा। कैसे, देखिए, पर्यावरण के संवर्धन करना। अब आप बताइए ना, दिन जाके चंदन का पेड़ काट दीजिए, जेल हो जाएगा आपको। हिरन मार दीजिए, देखिए सलमान खान को कितना लंबा खींचा गया कानून में। तो ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, यानी हमको एक साइंस वगैरह में ज़्यादा ध्यान देना है, अंतरिक्ष विज्ञान इत्यादि में है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है। नहीं भी अपनाएंगे कोई दिक्कत नहीं, आप होम साइंस लेके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। अरे भैया, सार्वजनिक संपत्ति किसे कहा जाएगा भाई, जो पब्लिक की संपत्ति है। टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। वाह रे बबुआ वाह, देखो बबुआ, इस जो 9वां नंबर है ना यहाँ पर, सेफ गार्ड, ये सार्वजनिक संपत्ति,
रेलवे सार्वजनिक संपत्ति है, मतलब जिस पर पूरी जनता का अधिकार होता है, सार्वजनिक अधिकार होता है, उसे सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। रेलवे किसी के बाबूजी का है, एयरपोर्ट किसी के बाबूजी का है, घर चौराहा वगैरह किसी के बाप का है, सरकारी बस किसी का नहीं है, तो इसकी रक्षा करना है। और इसकी रक्षा नहीं करिएगा तो ठका जाइएगा बढ़िया से, ये कानून बना दिया गया है। देखें उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा था, पुलिस बस जला दिए लोग तो मुआवजा ले लिया गया। आप देखेंगे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करेंगे तो कभी भी आपको जेल हो जाता है। पुलिस कहती है ना कि आप सड़क चौराहा जाम मत करें, नहीं तो आपको जेल हो जाएगा। तो ये 9 नंबर भी आपका मूल कर्तव्य, ये मूल कर्तव्य क्या है, कंपलसरी वाला मूल कर्तव्य। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, कंपलसरी वाला मूल कर्तव्य। तो ये 9 हो गया। 10 नंबर क्या है, देखिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए सतत प्रयास करना है। क्या है इसको समझिए, मतलब हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अकेले भी खुद बढ़ें और लोगों को भी लेके बढ़ें। इससे क्या होगा, हमारे देश का विकास होगा। अब जैसे मान लीजिए हम हैं, हमारा बैच इतना चलता है, आप लोग फीस देते हैं, तो हम लोग टैक्स भी तो देते हैं सरकार को, कितना टैक्स देते हैं। तो ये हमारा मूल कर्तव्य बनता है कि अगर हम बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। वो आप ही लोग का पैसा आप हमें भेजते हैं ना, उसका 20% 18% चला जाता है जीएसटी के रूप में, और 2% चला जाता है बैंक के पास। बैंक जो होता है जो हमको पेमेंट देता है, आप अलग अलग बैंक से देते होंगे, कोई फिक्स बैंक तो नहीं है यहाँ पर। तो सोचिए ये 20% तो ऐसे चला गया। अब इसके बाद जो बचा वही मेरा इनकम है, ये मेरा इनकम ही नहीं है, ये 20% मेरा इनकम नहीं है। तो ये 100% में से घटा दीजिए, ये 20% मेरा इनकम नहीं है। जो बच गया ना, अब उस इनकम का 30% हमें इनकम टैक्स देना है। यानी जितना हम कमाते हैं उसका 50% चला गया मेरे पास से, तो हम सरकार को देते भी तो है। इसी से सरकार हमारी सेना का खर्च उठाती है, लोगों को राशन कार्ड पे, हम अकेले हम नहीं, आप सब टैक्स देते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास सपोज 1 करोड़ रुपया आया तो हम 50 लाख तो टैक्स दे देते हैं। 18% जीएसटी, 2% बैंक, 30% इनकम टैक्स। अब ये कोई छुपा हुआ बात तो नहीं है, ये काटे के सरकार हमको देती है वहाँ पे। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। तो यही कह रहा है कि आप अकेले विकास कीजिए या सामूहिक विकास कीजिए, इससे देश को भी फायदा होगा। नहीं करिएगा कोई दिक्कत नहीं, पकौड़ा भी बेच सकते हैं आप, मोदी जी तो कहीं है कि ये भी रोजगार है। आगे देखिए 11 नंबर को कब जोड़ा गया, अब आप बताइए। ये तो बताइए, हम नहीं बताएंगे इसको। कौन से अमेंडमेंट द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? 11 नंबर मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? देखिए आप ध्यान से समझिए। 86वां संविधान संशोधन किया गया सन 2002 में, लेकिन इस संशोधन द्वारा 2 चीजें की गई। एक आपका 11वां मूल कर्तव्य बनाए दिया गया, और इसी में कह के एक आपका 2 चीजें जोड़ दी गई थी। एक 21 का क करके शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया इसी संशोधन द्वारा। यानी इसमें कहा गया है 2 बातें। 86वां संशोधन 2002 में 2 बातें कहा गया कि छठवा का अधिकार है कि वो पढ़ने जाएगा। छठवा का अधिकार है कि वो पढ़ने जाएगा, और उसके बाबूजी का यह कर्तव्य है कि वो स्कूल लेकर जाएंगे। समझ में गया, स्कूल उसको लेकर जाएंगे। तो एक बात बता बबुआ, मान लीजिए कि हम हैं, हमारा छोटका बबुआ है सपोज कीजिए, और हम उसको स्कूल लेके नहीं जाएंगे, कहेंगे कि भाग तो रहते हैं, तो ना नहीं जानते हैं कि हमारा तो मूल कर्तव्य है कि माता पिता या संरक्षक, यानी जिसके पास वो बच्चा पढ़ रहा है, जैसे मैंने अनाथ आश्रम में जितने बच्चे हैं उसके लिए हम संरक्षक हैं, तो उससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा। तो हम कहेंगे देख भाई हम तुमको स्कूल नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, कर्तव्य है, नहीं मानेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी पे हो गया सुप्रीम कोर्ट में केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा रे बबुआ, जो नहीं आपका मूल कर्तव्य है ना कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप इस शिक्षा दिलाइए, तो छठुआ का मूल अधिकार है, और अगर आप नहीं ले जाइएगा तो इसका मतलब उसका मूल अधिकार छीन रहे हैं। उस सीधे अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो 11वां मूल कर्तव्य है, बच्चों को स्कूल ले जाना, कंपलसरी पढ़ाना, ये इन्फोर्स है। आप जबरदस्ती उसे शिक्षा से नहीं छीन सकते हैं, जेल हो जाएगा। तो बताइए, अब लोग कहते हैं कि मूल अधिकार नहीं मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बबुआ, जब तू आईएएस या पीसीएस के मेंस में बैठोगे, चाहे इंटरव्यू में जाओगे ना, तो सीधे पूछ देगा कि कितने ऐसे मूल कर्तव्य हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन्फोर्सेबल, कितने मूल कर्तव्य जिन्हें लागू करना जरूरी है, वो मूल अधिकार की तरह लागू होते हैं। तो दांत चिया देंगे, ये तो किताब में लिखल था कि इसको मानो चाहे नहीं मानो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलाएंगे। यहाँ पर कौन कौन मानना जरूरी है, फटाफट 1, 7, 9, 11 लिख लीजिएगा कहीं। 1, 7, 9, 11
कहीं पे कोना करके लिख लेंगे। 1 7 9 11 जरूरी है ये मानना। 1 7 9 11 ये आपका इन्फोर्सेबल है, ये कहीं लिख लीजिएगा, उसमें नहीं है आपके पीडीएफ वगैरह में, ये नहीं लिखा है, इसको लिख लीजिए फिर पीडीएफ में आप कहीं ऐड कर लीजिएगा। 1 7 9 11 1 7 9 11 ABCD में भी आपको इसको पूछ सकता है। तो ABCD कहेगा तो क्या हो जाएगा, AGI के ये होगा ना। अरे G 7 नंबर पे, I 9 नंबर पे, K 11 नंबर पे, AGI के हो जाएगा। किसी को दिक्कत? अरे भाई इसमें हमको ना तीर थोड़े मारे हैं, ABCD में ये पहले नंबर पे आता है, G 7वां पे आता है, I 9 पे आता है, क्या पे आता है। मिटाइए देते हैं ना तो कहेगा से ई कौन सी हो गया, 4 ई 8 को सोचेगा। समझ में आ गया? लड़की सबको समझ में आ रहा है ना? पॉलिटी का क्लास चल रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। ये हमारा मूल कर्तव्य हो गया। 10 याद करने की खास जरूरत नहीं है, इससे आपको कुछ नहीं, लेकिन ये 4 ठो हमेशा याद रखिएगा। AGI के 1 7 9 1 7 9 11 1 7 9 11 किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो 2 का गैप है, देखिए ना, 7 में 2 का 11, इसमें 11 आप हो गया 1 7 9 11, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एगो क्वेश्चन पूछा था, सुनिए, 2015 यूपीएससी में, निम्न में से कौन सा हमारा मूल कर्तव्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आवर फंडामेंटल ड्यूटीज? सुनिए ध्यान से। राष्ट्रीय स्मारकों राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना तथा उसके आदर्शों का पालन करना है कि नहीं? अरे भैया राष्ट्रीय ध्वज का आदर्शों का पालन करना ये तो कंपलसरी है, नहीं करेंगे तो सजा हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये तो है ही है। एक और पूछा था, वैज्ञानिक सोच रखना, तो है ही है हमारा, देखिए ना यहाँ पर कहाँ गया ये, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, यानी वैज्ञानिक सोच को रखना, है कि नहीं है? चलिए और भी कुछ है, और भी पूछा था आपका, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी है। शोषण से गरीबों की रक्षा करना, यह हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। शोषण से गरीबों की रक्षा करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट है, डीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, दरोगा जी हैं, जज साहब हैं, कुल कमो हम ही कर लेंगे, तो वो लोग सैलरी कौन सी का ले रहा है लोग? समझ में आ गया? शोषण से गरीबों की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग भाग संख्या 5, पॉलिटी का पार्ट 4, भाग 5। कहाँ से कहाँ तक होगा? तो इसका जो अनुच्छेद होगा, अब आप बताइए, स्टार्टिंग तो आप बता ही सकते हैं भैया, 51 तक तो पढ़ा ही दिए, 51 को भी पढ़ा दिए, तो कंपलसरी है ये शुरू होगा 52 से, और ये ससुरा जाएगा 151 तक। 100 गो अनुच्छेद है इसमें, 100। जितने लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, आँख कान नाक सब खोल के सुन लो। अगर 5 भाग छूट गया, अगर आपने भाग 5 नहीं पढ़ा है यानी यहाँ से, तो आपको पॉलिटी पढ़ने से कोई फायदा नहीं। जैसे संविधान वालों ने कहा कि संविधान का रीढ़ है अनुच्छेद 19, आत्मा है 32, कुंजी है प्रस्तावना। अजब बड़ा टीका बोलता है। हम बोलते हैं हर एक विद्यार्थी के लिए ये अमृत है भाग 5, तो लिख लीजिएगा कि किस भाग को अमृत कहा जाता है, तो भाग 5 अकॉर्डिंग टू खान सर। इसमें यूनियन की चर्चा है, संघ की, यूनियन संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा है। सीधी सीधी बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले हम एक ओवरव्यू दे देते हैं आपको इस सेंट्रल गवर्नमेंट में। भाई बैटरी चेंज करिए तो इसका, वरना आवाज नहीं जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आएंगे? चलिए आवाज जा रहा होगा, उसको लगा दीजिए उस चार्ज में। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आता है, ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें देखिए आपका सबसे पहले कौन कौन आएंगे, तो कैटेगरी नंबर 1 आपके प्रेसिडेंट आ जाएंगे, राष्ट्रपति साहब, और इन्हीं के बगल में आ जाएंगे उपराष्ट्रपति। किसी को दिक्कत नहीं ना? उपराष्ट्रपति। इसी में आ जाएंगे आपके प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्राइम मिनिस्टर, वाइस पीएम, 7 गो आज तक रहे। अब इसी में आ जाएंगे आपका कौन सा, अटॉर्नी जनरल, के वेणुगोपाल है ना, अभी वकील साहब का मामला गरमाया था आपका प्रशांत भूषण वाला में। इसी में आ जाएगा सीएजी, कैग। अभी कैग की रिपोर्ट आई है, कहाँ कहाँ कितना घोटाला हुआ है, यही बता देगा। इसी में आ जाएंगे आपके एमपी लोग जो होते हैं एमपी। अब ये एमपी 2 टाइप के हो जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा।
अभी हंगामा हो रहा है ना किसान विधेयक को लेके, सब इसी में पढ़ना है। इसी में आ जाएगा आपका संसद, और संसद के 2 सदन हो जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा। अब ये देखिए सब में 3-3 लिख दिए हैं, अरे कोई बात नहीं, नंबरिंग को गोली मारिए। अब इसी में आपका क्या आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी किस में आ जाएगा, इसी में ही आ जाएगा। इसी में आपके प्रस्ताव आ जाएंगे, प्रस्ताव, धन विधेयक प्रस्ताव इसी में आपका बजट आ जाएगा। इसी में आपके संसद के प्रश्न काल आ जाएंगे, सब शून्यकाल, प्रश्नकाल, 0 आवर, ये सब आ जाएंगे। यानी अगर आपने इसको पढ़ लिया ना तो आपका आधा सही हो जाएगा। रीजन समझिए क्या है, जो चीज़ यहाँ है ना सेम इसी का फोटोकॉपी है भाग 6 में, उसका नाम है स्टेट। बस यूनियन की जगह स्टेट कर देना है, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल कर देना है, उपराष्ट्रपति की जगह उपराज्यपाल कर देना है, पीएम के जगह सीएम कर देना है, वॉइस पीएम के जगह वॉइस सीएम करना है। यहाँ अटॉर्नी जनरल है तो वहाँ एडवोकेट जनरल है, वहाँ सीएजी होता ही नहीं है। वहाँ एमपी है तो एमएलए कर देना है। वहाँ यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, वहाँ विधानसभा विधान परिषद कर देना है। यहाँ पढ़ेंगे संसद, वहाँ पढ़ेंगे विधानमंडल। यहाँ पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पढ़ेंगे हाई कोर्ट। यहाँ भी प्रस्ताव, वहाँ भी बजट, सब चीज़ से में। यानी अगर आपको भाग 5 समझ में नहीं आया ना तो लिख के रख लिए भाग 6 समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि भाग 6 हम पढ़ाएंगे कितना, हम तो यही बता देंगे ना देखो ये उससे है, क्योंकि जब भी भाग 6 पढ़ाएंगे तो कहेंगे कि देखो भाग 5 में ये पढ़ाए थे। इसलिए आप अपना नाक कान मुंह जितना जगह से है सब जगह से अलर्ट रहिए। किसमें, भाग 5 में। जितने नए लड़के हैं यहाँ से पढ़िए, आपको पीछे का कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग अभी बीपीएससी का फॉर्म आज 28 तारीख है, आज से स्टार्ट हो जाएगा बिहार पीसीएस का। जो बाहर के राज्य वाले हैं वो भी भर दीजिए बीपीएससी का फॉर्म। समझ में आया? आगे देखिए, तो ये हो गया आपका भाग 5। तो जितने लोग हैं पीसीएस वगैरह लेवल की तैयारी करते हैं वो सब लोग को बोल दीजिए कि भाई अब रेडी हो जाएंगे। अनुच्छेद कहाँ से चालू होगा, 52 से। तो इसमें पहले ही चर्चा है राष्ट्रपति की, एकदम शुरुआत करना है राष्ट्रपति से, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद अटॉर्नी जनरल, उसके बाद संसद, मतलब प्रधानमंत्री वगैरह, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, प्रस्ताव, बजट, बजट के बाद आपका सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद सीएजी, खत्म। बस इसके बाद ये होगा। अब स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति बड़ी झमेला होता है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी अभी, इससे एक क्वेश्चन हमेशा आएगा आपका। इसमें सबसे बड़ा बुरा फंसिएगा कब, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, वाह अजबे क्वेश्चन होता है। सुनिए ध्यान से, इसका एक ट्रिक है। पकानी कोका दुयो दशम, पकानी साथ में बोलिए आप लोग, पकानी कोका दुयो दशम, फटाफट बोलिए साथ में, पकानी कोका दुयो दशम, साथ में 4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। ये आपको राष्ट्रपति खत्म हो गया, इतने याद रखेंगे तो। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वाले बोलेंगे, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। प्रेसिडेंट कहाँ से शुरू होते हैं, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, अरे 59 ऐसे नहीं ना लिखाएगा, 59 लिखाएगा, 60 और ये 61 हो गया। अनुच्छेद राष्ट्रपति खत्म। 52 से लेके 61 तक इसकी चर्चा है राष्ट्रपति का। शॉर्टकट बोलिए, पकानी कोका दुयो दशम। राष्ट्रपति का शॉर्टकट पकानी कोका दुयो दशम, और ऊपर 52 से लिखना चालू कीजिएगा, क्योंकि 51 तक तो पढ़ा दिए। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 यहाँ तक लिख देंगे, हो गया राष्ट्रपति खत्म। देखिए कैसे, प से होगा राष्ट्रपति साहब का पद। एक के क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया, तो लड़का मार देता है, ब्रिटेन से, अमेरिका से, गड़बड़ा जाता है। भैया हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद उसी की तरह है जिस तरह से ब्रिटेन के एक राजा साहब है। बताइए, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उसको सब पावर है, हमारे राष्ट्रपति को कुछ पावर नहीं है, खाली पहाड़ी पे बैठल है, मोहर मारे खाते, हाँ मोदी जी हो गई लो किसान बिल पास। तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से आया है, हमारे यहाँ ब्रिटेन के समान है। क से होता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव का हेड है। हिंदुस्तान में जितना काम होगा ना उसमें आखिरी मोहर किसका रहेगा, राष्ट्रपति का, भले वो करे चाहे ना करे। तो हमारे देश में जितने कार्य होते हैं उसकी जो वास्तविक नियंत्रण होता है वो प्रधानमंत्री का होता है, लेकिन औपचारिक
एक पेपर के हिसाब से नाम मात्र के लिए सारा का सारा कार्यपालिका किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और न से नियुक्ति, अब पहले इसको एक फुल फॉर्म बता देते हैं। न से निर्वाचन, उसका निर्वाचन यानी इलेक्शन। को से उसका कोटा कितना होना चाहिए। क से कार्यकाल, उसका टेन्योर कितना होना चाहिए? 5 साल का होना चाहिए। दो से दोबारा निर्वाचन हो सकता है, एक ही राष्ट्रपति दोबारा हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राजेंद्र प्रसाद थे। यो से योग्यता, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। द से क्या क्या कंडीशन होने चाहिए उसके लिए। स से शपथ, उसका जो ओथ होना चाहिए वो क्या है। म से महाभियोग, महाभियोग को इम्पीचमेंट कहते हैं, इम्पीच। तो ये शॉर्टकट है इसका, समझ में आ गया। अब इसको पढ़ने में आपको ना कम से कम 1 हफ्ते लगेंगे भाई। अब आप सोचेंगे सर इतनी तक 1 हफ्ता लगे, बहुत बड़ी बहुत जरूरी है। और इतना पढ़ लेंगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। शॉर्टकट ट्रिक बोलिए। पकानी को का दुयो दशम। शॉर्टकट फटाफट बोल बबुआ, अकेले बैठ के पढ़ा करो, नहीं बोलोगे शर्माओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। पकानी को का दुयो दशम, बोलते जाइए। पकानी को का दुयो दशम, समझ आ गया। अब इसका एक एक बार इंप्लीमेंट करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अभी आपको कंफ्यूजन होगा नी से क्या होगा, जब पूरा पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कहाँ से शुरू होगा? 52 से, खत्म हो जाएगा 61। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अनुच्छेद में राष्ट्रपति खत्म। 52 से 61 स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद। भैया ये कहाँ से आया है? ब्रिटेन से आया है, जिसे शॉर्टकट में यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ये किसके समान है? ब्रिटेन की महारानी के समान। वहाँ की जो महारानी है उनके समान है। देखिए अंग्रेज वगैरह में ना महिला होशियार होती हैं सब। अंग्रेजों में लड़कवा बोंक होता है सब, पूरा भोदा होता है सब, किसी काम का नहीं। और इंडिया में ना ठीक उसका उल्टा हो जाता है। अब महिलाओं को हम कुछ बोले थोड़े, हम तो बस इतना बोल रहे हैं कि उल्टा हो जाता है। ध्यान से समझिए। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया है? भारत के राष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में। ये किस देश के समान है? तो ब्रिटेन के समान है। ये कुछ काम हम नहीं करते हैं। अनुच्छेद 53 देखिए, 53 आर्टिकल 53 में क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका इंग्लिश में क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटिव। देखिए अब यहाँ बबुआ से ध्यान से समझिएगा। एग्जीक्यूटिव 2 टाइप का होता है। एक होता है वास्तविक, वास्तविक को बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है। और एक होता है औपचारिक। औपचारिक का मतलब क्या होता है? ऑफिशियली, बस ऑफिशियली। तो हमारे देश में कार्यपालिका बोले तो काम करने की क्षमता, इच्छा। मोदी जी चाहें जीएसटी पास हो गया, मोदी जी कह देते तो अमित शाह का दम था जो 370 ले आ देते या फिर हटा देते, या फिर एनआरसी या सीए, सारा चीज प्रधानमंत्री के कंट्रोल में होता है। तो रियल में इन रियल जो होता है ये किसके पास होता है? पीएम के पास होता है। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो रियली में होता है प्राइम मिनिस्टर के पास में, लेकिन राष्ट्रपति आखिरी में उसमें साइन कर देते हैं। तो ऑफिशियली कब वो नियम लागू होता है? जैसे देखिए अमित शाह ने 370 हटाया लोकसभा से, राज्यसभा से, क्या हटा? जैसे राष्ट्रपति ने साइन कर दिया हट गया यहां पर। अरे यार ये कौन है? कुछ गिर गया क्या यहां से? चलिए ध्यान से समझिए। तो ऑफिशियली पावर जो होता है वो किसके पास, सॉरी रियल में जितना पावर है वो किसके पास होता है? रियल का जितना पावर है वो होता है आपका वास्तविक शक्ति प्राइम मिनिस्टर के पास में। लेकिन जो भी औपचारिक चीजें होती हैं, औपचारिक क्षमता जो होती है वो किसके पास होती हैं? आपका राष्ट्रपति के पास में। बाहर जाइए अभी लोग अभी कुछ काम नहीं होगा। हो गया, अभी क्लास के बाद ही कुछ होंगे। अभी 1 घंटा और क्लास चलेगा, उसके बाद कोई भी टेक्निकल टीम देखेंगे लोग। चलिए वो थोड़ा सा आप लोग का भी टेक्निकल चीज़ के लिए था कि कुछ पीडीएफ वगैरह का, तो अभी क्लास के बाद ही आपका डाला जाएगा वहाँ पर। चलिए बहुत ध्यान से देखिए। अब आपको इतना तो कंफर्म पता हो गया कि देश में जितने भी काम होते हैं उसका जो रियल पावर किसके पास होता है? रियल क्षमता होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन जो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का ओरिजिनल यानी औपचारिक शक्ति होती है, मतलब काम के लिए, मतलब केवल नाम के लिए, वो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास में। तो यही बात बोला गया 53 में कि देश की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन वो शक्तियां औपचारिक हैं, मतलब ऑफिशियली बस उसका नाम दे दिया गया, बट रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। देश
देश में राष्ट्रपति की क्षमता उतनी है जितनी देश में घर में फूफा जी है। तो राष्ट्रपति के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? फूफा, फूफा जी, समझा गया? और कुछ नहीं है। राष्ट्रपति साहब की इतनी ही क्षमता है। कितनी क्षमता है? फूफा जी के बराबर क्षमता है। आगे बढ़ जाते हैं। तो में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। सबसे भयंकर दिक्कत होता है निर्वाचन में, इलेक्ट्रोल उसका इलेक्शन में। पकानी को का 2.52 प से राष्ट्रपति का पद, क से कार्यपालिका का प्रधान यानी एग्जीक्यूटिव का चीफ होता है। इतना समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। आर्टिकल बबुआ 52 बता दिए थे, 53 बता दिए, अब 54 बता रहे हैं। आर्टिकल 54, ये क्या हो गया? आर्टिकल 54 में क्या चीज बोला गया है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन। तो भैया राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति साहब का इलेक्शन। ये अगर आप पढ़ लिए ना तो इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है, इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में क्या है भैया? राष्ट्रपति के निर्वाचन में पहला 2-3 चीज समझिए। पहला चीज कि इन राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग। कौन कराएंगे? निर्वाचन आयोग। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन, इनका निर्वाचन कराते हैं। इनका निर्वाचन कैसे होता है? वोट कौन डालता है? तो इनका निर्वाचन के लिए एक होता है निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल को क्या कहते हैं? इलेक्टोरल कमिटी। इलेक्टोरल कमिटी, इलेक्टोरल कमिटी कहिए, इलेक्टोरल कहिए, एक ही बात होता है। निर्वाचक मंडल यानी हम लोग क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं? नहीं लेंगे भैया, वही लोग लेंगे जो इस निर्वाचक मंडल में है। तो हम ये यही निपटा देते हैं कि कौन कौन है इस निर्वाचक मंडल में। तो देखो भैया कौन कौन है। देखिए पहले यहां समझिए फिगर के हिसाब से। जो देश होता है ना, इस देश को चलाने के लिए एक संसद होता है। क्या होता है? संसद। यही इस देश के लिए कानून बनाता है। इसके 2 हिस्सा होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। वैसे ही जो राज्य होता है, स्टेट, इसे चलाने के लिए विधान मंडल होते हैं। विधान मंडल, इस विधान मंडल में भी 2 हिस्सा होता है, 2 कमरे होते हैं। विधान मंडल एक घर का नाम है, संसद एक घर का नाम है। इस घर में 2 कमरे, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से राज्य को चलाने के लिए विधान मंडल होते हैं, इसमें भी 2 कमरे। एक का नाम है आपका विधानसभा और एक का नाम है विधान परिषद। विधानसभा और एक का नाम है विधान परिषद। ठीक है, 2 चीजें होते हैं। एक यहाँ हो गया सभा, इधर हो गया विधान परिषद। समझिए राष्ट्रपति साहब के निर्वाचन में, किसमें? राष्ट्रपति साहब के निर्वाचन में लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है, ठीक है, विधानसभा भाग लेती है, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेती है। विधान परिषद भाग नहीं लेती है। अब बात सवाल ये हो गया कि ससुरा इसको साइड क्यों किया? कुछ ना कुछ सोच के किया होगा कि नहीं, आखिर विधान परिषद को क्यों साइड किया? तो एक्चुअली क्या है कि हमारे जितने राज्य हैं उन राज्य में से केवल 7 ही ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद है। तब ये एक बात बताइए, अगर संविधान में कह देगा कि विधान परिषद भी भाग लेगा तो ये 7 ही राज्य आ पाएंगे, बाकी के राज्य नहीं आ पाएंगे। तो ये तो एक पक्षपात हो जाएगा। तो कहा गया है कि जब पूरे राज्यों में, पूरे देश के हर एक स्टेट में जिस दिन विधान परिषद आ जाएगा, देखिए अब आप लोग कंफ्यूज होंगे सर विधान परिषद क्या है, तो ये टॉपिक थोड़ी है, ये टॉपिक थोड़ी है संसद है। संसद जब आएगा तो पूरा बताएंगे, ये आएगा तो पूरा बताएंगे। अभी राष्ट्रपति है, मेन फोकस आप राष्ट्रपति पे रखिए। विधानसभा, बिहार में विधान परिषद है, यूपी में भी है, समझ आ गया, झारखंड में भी है, जम्मू कश्मीर में था, वहाँ पे तोड़ ताड़ दिया अलग से। तो यहाँ पे इन्हीं राज्यों में विधान परिषद है। तो आप बताइए संविधान वालों ने क्या गलत कर दिया? क्या गलत किया कि उन्होंने कह दिया कि भैया विधान परिषद जो है वो भाग नहीं ले सकती है? कुछ गलत किया? नहीं गलत किया। यहाँ पर क्यों नहीं गलत किया? क्योंकि उन्हें पता है भैया कि विधान परिषद जो है वो केवल और केवल कितने राज्यों में है? 7 राज्यों में है। जिस दिन 7 राज्य पूरे राज्य में आ जाएगा उस दिन लागू हो जाएगा। तो आपसे यूपीएससी वगैरह में जब लिखिएगा तो ये नोट करके जरूर लिख दीजिएगा कि विधान परिषद को अनुमति नहीं है इलेक्टोरल कमिटी में, निर्वाचक मंडल में, क्योंकि हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है। जब आ जाएगा तो लागू कर दिया जाएगा। समझ में आ गया कौन कौन भाग लेता है?
लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, वहां से दिल्ली से लोकसभा, राज्यसभा, और हर एक राज्यों से विधानसभा। अब हर एक राज्य में विधानसभा है। इसके अलावा दो और ऐसे भी कई राज्य हैं जहां पे विधानसभा है, लेकिन वो केंद्र शासित है। जैसे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित होने के बावजूद वहां विधानसभा है, दिल्ली केंद्र शासित होने के बावजूद वहां विधानसभा है, आपका पांडिचेरी केंद्र शासित होने के बावजूद विधानसभा। ये केंद्र शासित को अलग कंसेप्ट है, उसको समझाएंगे। यानी ओवरऑल में आप यही कह सकते हैं कि देश की लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भाग लेती है। इसको इसलिए इसको क्यों हटाया गया समझ में आ गया। इसके अलावा एक बात बताइए, ये जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर देता है, मतलब उसे नॉमिनेट कर देता है कि आप विज्ञान में अच्छी रुचि रखते हो, समाज सेवा, मान लीजिए हमको नॉमिनेट कर दिए राज्यसभा में 12 गो, और लोकसभा में भी 2 गो को मनोनीत कर देते हैं। मनोनीत का मतलब अपनी इच्छा अनुसार चुन देते हैं कि आप अच्छा आदमी हैं, आप भी इसमें आइए। आप सचिन तेंदुलकर का नाम डाल दिया गया था, रेखा जो हीरोइन है उसको नाम डाल दिया गया, बड़े बड़े लोग का नाम उसमें डाला गया है। जैसे आप कई बार जावेद अख्तर साहब, कई ऐसे ऐसे गायकार हो गए, कला से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, समाज सेवा से संबंधित, उनको राष्ट्रपति कहते हैं कि आइए आप भी यहाँ बैठिए और देश में भाग लीजिए। एक बात बताइए, अपने मन से सोचकर, ध्यान से सोचिएगा कि जिस राष्ट्रपति ने इस 12 को यहाँ चुनकर भेजा है बिना इलेक्शन के अपने मन से, और जो 2 एंग्लो इंडियन को इधर भेजा है, एंग्लो इंडियन को, अब आप कहेंगे एंग्लो इंडियन क्या है, अभी आगे समझाएंगे। तो ये अगर मान लीजिए जिस राष्ट्रपति ने इधर 12 को भेजा और इधर 2 को भेजा, वही राष्ट्रपति यदि अगली बार चुनाव में दोबारा उठ जाए, क्योंकि राष्ट्रपति को दोबारा उठने का अधिकार है, दोबारा उठ जाए तो उसे देगा कि नहीं देगा ये अलग मैटर है, लेकिन ये ससुरे 12 जरूर उसी को देंगे, क्योंकि इन्होंने, उसी ने इसको लाया था संसद में, और ये भी लाएंगे। जैसे देखिए ना, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर हो गए, रंजन गोगोई साहब, उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुन दिया राज्यसभा के लिए। अगली बार अगर रामनाथ कोविंद फिर उठेंगे तो रंजन गोगोई ने कहेंगे भाई साहब आप ही तो हमको लाए थे, हम तो रिटायर हो गए थे, आप ही को वोट देंगे। तो संविधान वालों ने कहा कि ये पक्षपात हो जाएगा। क्यों पक्षपात हो जाएगा? कि अगर हम जो मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य का मतलब होता है जो भी मतलब उनके द्वारा नॉमिनेटेड है, उनको देंगे तो वही राष्ट्रपति दोबारा उठेगा, तो पक्षपात हो जाएगा। इसलिए ये चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, कभी नहीं डालेंगे ये, और ये भी वोट नहीं डाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जिनका वोट हुआ है, नॉमिनेटेड लोग भाग नहीं देते हैं। तो आप बताइए, आप कैसे इसका जवाब दीजिएगा, तो क्या कहेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं, क्योंकि पक्षपात का डर हो जाता है। तो कौन कौन वोट देता है समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए तो एक क्वेश्चन बताइए फटाफट। अभी एंग्लो इंडियन समझा देते हैं क्या होता है एंग्लो इंडियन। एक क्वेश्चन बताइएगा फटाफट। राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? राज्यसभा में फटाफट फटाफट आंसर देंगे। राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? चौदह, 12। वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चन घुमा देगा, कहेगा कि संसद में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? संसद में बताइए तो, ओवरऑल संसद में, पार्लियामेंट में कितना है भैया? 275 बोल रहा है, 12 की जगह। मनोनयन कितना का? 275 का होता है। संसद में कितने का होता है? संसद में 14 का होता है। वेरी गुड। देखो बबुआ, संसद में 14 का होगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में तो हो गया 12 और लोकसभा में हो गया 2 एंग्लो इंडियन, ये 2 समाज सेवी लोग, 4 लोग का मनोनयन होता है। हो गया। एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है? देखो भैया, जब देश गुलाम था ना, तो हमारे ऊपर केवल और केवल यूरोप वालों ने शासन किया। किसने शासन किया? यूरोप वालों ने। ध्यान से समझना बबुआ इसको। यूरोप से सबसे पहले आए सब पुर्तगाल वाले, आए सब डच वाले, आए सब हॉलैंड वाले, ब्रिटेन वाले, फ्रांस वाले, ससुरा दुनिया भर के कूद गया सब भारत में। यानी जितने आए सब कंपनियां जो विदेश से, वो यूरोप से आई सब।
कोई क्या अमेरिका का हमारे यहाँ शासन किया? कोई नहीं किया। यानी जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो इनडायरेक्टली हम लोग किसके गुलाम थे भैया? यूरोप के। क्योंकि गोवा पुर्तगालियों के अंडर में था, पांडिचेरी फ्रांस के अंडर में था, केरल का कुछ भाग डचों के अंडर में था, पूरा भारत ब्रिटेन के अंडर में था, फ्रांस के भी अंडर में था। तो ये लोग जब यहाँ शासन कर रहे थे तो ये लोग भारतीय महिलाओं से शादी कर लेते थे और उनके बच्चे भी होते थे। तो ये सिलसिला चलते आ रहा था। लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो ये जितना चोट्टा यूरोपिया वाला था सब ना, ये भारतीय महिलाओं से शादी किया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो महिलाओं को, अब बच्चों को हिंदुस्तान में छोड़ के अपने अपने घर चला गया। जो पुर्तगाल का था पुर्तगाल चल गया, जो फ्रांस का था तो फ्रांस चल गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे हजारों की संख्या में यहाँ लोग थे, अंग्रेजों से शादी हो जाती थी उनकी। अरे हिंदुस्तान में तो आज भी बबुआ, देख बबू तुमको बताते हैं, तो कितनों खतरनाक, मंगरैला की तरह भी अगर तुम काला है ना और सरकारी नौकरी हो जाएगा तो तुमको आलिया भट्ट जैसी लड़की मिलेगी। आज भी यहाँ पर महिलाओं की शादी उनके माँ बाप ना लड़के की हैसियत देख के कर देते हैं, न कि लड़का कैसा है, उस लड़की को खुश रखेगा या नहीं, ये कोई नहीं देखता है। लड़कियों को बहुत भुगतना पड़ता है, इसलिए लड़कियों को भी कहते हैं नौकरी हो जाएगा तो ठीक है ना, तो बेलना चौकी लेके झूलते रहियो। तो उस वक्त भी यही होता था। लोग उस समय माँ बाप देखते थे, अरे भाई फिरंगी से शादी कर दो, गोरखा ने सबको फिरंगी बोलते थे सब, लड़कियां खुश रहेगी, तो वो छोड़ छाड़ के भाग गया सब। तो वैसे लड़का, वैसा हिंदुस्तानी जिसके बाप जो थे ना वो क्या थे? यूरोपियन थे। अब आप समझ में आ गया? एंग्लो इंडियन में केवल उसी को शामिल किया जाता है जो यूरोप का हो और वो भारतीय महिला से शादी किया हो, और उस भारतीय महिला से जो उत्पन्न संतान है वो क्या कहलाएगी? एंग्लो इंडियन कहलाएगी। किसी को दिक्कत? कोई को राहुल गांधी को एंग्लो इंडियन कहेगा, भाई वो इंडियन है, कानून के हिसाब से वो इंडियन है। क्योंकि सोनिया गांधी ने जब राजीव गांधी से शादी किया तो उसने इटली की नागरिकता को त्याग दिया और उसने भारत की नागरिकता को ले लिया। इस हिसाब से वो भारत की नागरिक है, और उसका बेटा राहुल गांधी वो भी भारत का नागरिक है कानूनी हिसाब से। समझ में आ गया? अब बताइए एंग्लो इंडियन में क्या अमेरिका या कुछ कहता है कि सर एंग्लो इंडियन का मतलब होता है ना कि वैसा लड़का जिसके पिताजी विदेश के थे। रे पकड़ लो, विदेश के थोड़े, यूरोप के थे, यूरोप के। क्यों यूरोप को रखा गया? कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोग को? आगे पढ़ाएंगे, अनुच्छेद 331 पढ़ाएंगे ना, 331, 32, 33, तो वहाँ इसका एंग्लो इंडियन की चर्चा है। तो बताइए, तो अब तो आप समझ गए आगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है भैया? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये भाग लेती है। कौन नहीं लेता है? विधान परिषद नहीं लेगी। एंग्लो इंडियन भाग लेंगे? नहीं लेंगे। हम 2 को लिख देते हैं, एंग्लो इंडियन भाग नहीं देंगे। 12 मनोनीत सदस्य लेंगे भाग? नहीं लेंगे, चुनाव में भाग नहीं लेंगे। हो गया, आगे बढ़े। अब इसमें तीसरा चीज समझिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना वो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, ये सिंपल है। इनडायरेक्ट कैसे? देखिए, हम चुनते हैं अपने यहाँ के सांसद को। समझ में आ गया? आप जिस जगह के होंगे वहाँ के सांसदों को चुने होंगे। बनारस के लोगों ने सांसद के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना है। कोटा के, राजस्थान के कोटा के लोगों ने अपने सांसद के रूप में ओम बिरला जी को चुना है। वैसे ही हर जगह के अलग अलग, आप लोग को भी पता होगा आप कहाँ के सांसद को किसने चुना है। समझ में आ गया कि नहीं? पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जी को लोगों ने चुना है। अब जो जहाँ के सांसद हैं आपने चुन दिया, आपने उन्हें चुना और जाके चुन देगा सब राष्ट्रपति को। ये बताइए, आप तो चुने हैं उसको, अवकाश से कि आ बबुआ तू रहो, हम तेरे लिए राष्ट्रपति चुन के ले आते हैं। तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। जबकि प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट, प्रधानमंत्री का, लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट। हम वोट दे के जाते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार फलाना की सरकार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब की बार यमराज की सरकार, जिसकी भी सरकार लानी है आप ला सकते हैं, डायरेक्ट देते हैं। कभी बोले अब की बार रामनाथ कोविंद की सरकार, अगले दिन पता चलता है भाई राष्ट्रपति तो रामनाथ कोविंद हो गए। एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज में पढ़ा रहे थे, अचानक फ़ोन किए अटल बिहारी वाजपेयी कि कलाम साहब 5 मिनट समय है, हमें आपसे बात करना है। क्योंकि पता था उनको कि ये शिक्षक व्यक्ति हमेशा पढ़ाते रहते हैं, तो कहें कि हम तो क्लास ले रहे हैं, हम आपको 10 मिनट बाद कॉल करेंगे। सोचिए अब्दुल कलाम को कि देश का प्रधानमंत्री उनको फोन कर रहा है और वो कह रहे हैं कि हम 10 मिनट बाद आपके कॉल को रिसीव करेंगे क्योंकि हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको। ऐसे ही कोई अब्दुल कलाम की इज्जत नहीं करता है बाबू। तो अब बताइए, और अटल बिहारी वाजपेयी भी देखिए कितने अच्छे थे, वरना आज का प्रधानमंत्री अगर फोन करेगा आप कह देंगे कि हम 5 मिनट बाद बंद करेंगे, सोचो सीबीआई जांच लगा देगा, इनकाउंटरे करा देगा, है कि नहीं आपको? लेकिन वो भी बेचारे कितने सम्मानित थे।
अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होकर अहंकार नहीं किया कि चलो भाई पढ़ा रहे हो। जब वो निकले तो कॉल बैक किए, तो इन्होंने कहा, ये गुस्सा हो जाते हैं कि क्या समझे आपने, कहा बड़े बड़का वैज्ञानिक बन गए, हमारा कॉल को कहते हैं 10 मिनट बात करेंगे। तो बेचारे बहुत श्रद्धा से कहें कि अब्दुल कलाम साहब हम आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। तो पूछे क्या कहने चाहे, तो कह हम आपको राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। तो अब्दुल कलाम कह रहे हम आज मुखिया का चुनाव ना लड़े हैं, आप हमारा राष्ट्रपति बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बाकी तो आपको पता ही है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या चीज़ होते हैं भैया, कार्यपालिका के क्या होते हैं, वास्तविक तो होते नहीं, औपचारिक प्रधान होते हैं, हम आपको बनाते हैं, आप इस जिम्मेदारी को स्वीकार कीजिए। तो कहे कि हम वोट नहीं मांग सकते हैं, ज़िंदगी भर हमने पढ़ा, अध्ययन और अध्यापन का काम किया, हमसे ये होगा ही नहीं कि घूम घूम के लोकसभा के लोगों को कहें हमारा वोट दीजिए, राज्यसभा हमारा वोट दीजिए, विधानसभा हमारा वोट दीजिए, हमरा से ना हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप विश्वास कीजिए मुझ पर, मेरी उम्र हो गई 70 साल राजनीति करते करते, आपको एक बार भी प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एकदम बहुमत से जीतेंगे। और वही हुआ भी। आज भी अगर राष्ट्रपति अब आज भी अगर अटल बिहारी वाजपेयी आ जाए पृथ्वी पर दोबारा और एपीजे अब्दुल कलाम आ जाए, फिर वोट दे देगा आदमी, क्योंकि हम लोग वो खुशनसीब से हैं जिन्होंने एक साथ राष्ट्रपति के रूप में इतने योग्य अटल बिहारी वाजपेयी और इतने योग्य राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों देखा। आज के समय देखिए प्रधानमंत्री जी को कोई मतलब ही नहीं है किसान बिल से किसान रो रहा है, उन्होंने कह दिया ठीक है तो ठीक है, तो भैया काय को लोकतंत्र जो तो हमारा बतिए नहीं सुनोगे, तो ठीक है तो ठीक है, जीएसटी ठीक है तो ठीक है, हद है भैया। आप खुद सोचिए ना, हमारे प्रधानमंत्री जी का खोपड़ी, मोबाइल जो है इंटरटेनमेंट का चीन है, उस पर भी 18% जीएसटी है, और शिक्षा जो दुनिया में सबसे जरूरी है उस पर भी 18% जीएसटी है। वाह अरे भैया वाह। आप मोटरसाइकिल खरीदने जाइएगा तो उस पर भी 18% जीएसटी है, फ्रिज खरीदने जाइएगा तो उस पर भी 18%। माने लग्जरी के लिए फ्रिज खरीदिए, मोटरसाइकिल खरीदिए, घसका हुआ मोबाइल खरीदिए, सबको शिक्षा की कैटेगरी में ला दिए। वाह भैया वाह, अच्छा बात है। कहिएगा तो कहेंगे लोग कि सोचा तू मोदी विरोधी हो गया, कोई बात नहीं, 20% 100% जीएसटी कर दीजिए, हमको क्या जाता है। अगर जीएसटी कम रहती आपकी फीस कम रखते, जीएसटी ज़्यादा है हमें ज़्यादा देना पड़ता है। खुद से सोचिए ना, 1 लाख कमाइएगा तो 18 लाख जीएसटी, 2 लाख रुपया पेमेंट का, 30% इनकम टैक्स, 50 लाख तो सरकार रख ली। 1 लाख मेरा इनकम होगा तो 50 लाख सीधे सरकार रख लेगी, यहाँ से उड़ा ले जाएगी इनकम टैक्स में यहाँ पे। और अगर बीमार पड़ जाएं और मेरे पास पैसा नहीं है ना, तो एक बार सरकार नहीं पूछेगी कि खान साहब आप तो इतना टैक्स दिए थे, आइए ना आपका इलाज करा देते हैं, आपको भी पता है। तो खैर आप छोड़िए ये सब बातों को, आप समझ रहे हैं अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन समझ रहे हैं। जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है, इनडायरेक्ट वोट दिया जाता है। हमने चुना है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा को, ये लोग जाके चुन देते हैं राष्ट्रपति को, इसे ही कहा जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। समझ में? चौथा समझिए, इनका जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया, इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल, इसे कहते हैं प्रिफरेबल वोट। ये हो गया सिंगल ट्रांसफरेबल, इसे कहते हैं प्रिफरेबल वोट। अब ये अजीब चीज है, यही सबसे बड़ा का दिक्कत करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसको हम समझा देते हैं आपको, चलिए सिंगल ट्रांसफरेबल समझा देते हैं, एकल संक्रमणीय। देखिए बाबू, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अनुपातिक प्रणाली क्या है, उसके बाद आपको समझ में आएगा एकल संक्रमणीय क्या है। इंग्लिश मीडियम वाले बबुआ हम दोनों लिख देते हैं, एकल संक्रमणीय बोले तो सिंगल ट्रांसफरेबल और अनुपातिक बोले तो प्रिफरेबल वोट। इसके लिए अलग से पन्ना लेना पड़ेगा। चलिए समझाते हैं, अनुपातिक पद्धति समझा देते हैं। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में आपको सबको वोट देना पड़ता है, जितने लोग खड़े रहेंगे। मान लिया कि एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, एक आदमी सी है, ये 3 आदमी चुनाव में खड़े हो गए, समझा गया। अब यहाँ जो बात आती है प्रिफरेबल वोट,
तो हम लोग जितना वोट डालते हैं वो सिंगल बैलेट होता है। जैसे मान लीजिए चुनाव में 4 आदमी उठे हैं तो किसी एक को वोट डालिए। ये क्या कि मुखिया के चुनाव में ले शुक्ला जी को भी दे, मिश्रा जी को, यादव जी भी उठे हैं का, इन्हों को दे दो, अरे हमारे चाचा भी उठे इन्हों को दे दो, सबको वोट दे देंगे, सबका वोट बोगस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जो वोट डालते हैं वो सिंगल बैलेट वोट डालते हैं। जबकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो वोट डाला जाता है वो वोट होता है प्रीफरेबल वोट। प्रीफरेबल वोट कैसे है भैया समझिए, अनुपातिक पद्धति या प्रीफरेबल वोट। जैसे किसी को भी राष्ट्रपति के चुनाव में यदि वोट डालना है तो वो एक सीक्वेंस से डालता है कि हमको सबसे बेहतरीन इसमें कौन पसंद है, सबसे बेहतरीन कौन इसमें पसंद है, उसी आधार पर हम लोग वोट डालते हैं। जैसे मान लिया कि सांसद जी गए वोट डालने, उनको लगा कि नहीं हमको ए वाला पसंद नहीं है, हमको सबसे अच्छा लगता है बी वाला, तो बी वाले को कहेंगे हम इनको 1 नंबर डालते हैं और उसके बाद चल जाएंगे, हो गया। तो वो फिर चुनाव आयोग पकड़ के रहेगा, इधर 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 तो खान सर नहीं पढ़ाए हैं, तो कहेगा कौन चीज़, तो यहाँ अनुपातिक पद्धति प्रीफरेबल, तोरा सबको वोट डालना है, सबको वोट डालना है, तो 1 नंबर तो तू चुन दिया, और 2 नंबर किसको रखता है, कहेंगे 2 नंबर पे हम इनको रखेंगे कि हम चाहते हैं कि ये जीते और अगर ये ना जीते तो ये जीते। इसी को कहते हैं प्रीफरेंस। नहीं सुनते हैं, प्रीफरेंस दिया जाता है। आप लोग का भी नौकरी हो जाएगा ना तो ब्याह के लिए इतना फोटो आएगा और उसमें प्रीफरेंस दिया जाएगा कि ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, इतना फोटो आएगा। और नौकरी नहीं आएगा ना तो 2 फोटो आएगा और कहेगा 1 इज कंपलसरी, कोनो एगो सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। अब देखिएगा कोने के दांत कम फेंक ले है वहाँ पे, इसलिए नौकरी कर लीजिए आप लोग ज़्यादा अच्छा। और उसके बाद इनको वोट दीजिए 3 नंबर पे। मतलब ये जो भाई साहब ने वोट दिया ये चाहते हैं ये जीते, अगर ये ना जीते तो ये जीते, ये ना जीते तो ये जीते। अब अगला आदमी वोट डालने आएगा, अगला आदमी ने कहा हम ये पसंद नहीं है, हमको ये 1 नंबर पे पसंद है, ये 2 नंबर पे पसंद है। अब मान लीजिए इसमें किसी ने कह दिया कि भाई हमको ये फालतू आदमी लगता है, ये ठीक नहीं है, हमरा ये ठीक है और हम इनको 2 नंबर पे देंगे। कोई आ गया कह दिया कि भाई साहब हमको हम क्या काम, हम एक काम करते हैं, हमको ये 2 नंबर इनको दे देते हैं और 1 नंबर इनको दे देते हैं, 3 नंबर पे इनको भेज देते हैं। ऐसे करते करते वोटिंग चलेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रीफरेबल वोट। प्रीफरेबल वोट बोले तो अनुपातिक पद्धति, 1 अनुपात में आपको वोट डालना है। आगे जाएंगे तो फिर किसी ने कहा कि भैया हम इनको 1 वोट दे देते हैं, इनको दे देते हैं, हम इनको 3 नंबर पे भेज देते हैं और इनको 2 नंबर पे भेज देते हैं। अब समझ में आ रहा है ना, इसी को हम कहते हैं प्रीफरेबल वोट। अब आगे समझा देते हैं एकल संक्रमणी क्या होता है। हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मतलब वोटिंग को मान के चलिए अब भाई सब लोग वोट देते हैं तो हम चुनाव आयोग थोड़े हैं कि पूरा वोट देंगे, समझाने के लिए बता रहे हैं। अब चलिए गिनिए कि इसमें जीता कौन। ए वाले भाई साहब को 1 नंबर पे कितने लोगों ने रखा, 1 लोग। बी वाले भाई साहब को 2 लोगों ने रखा, चलिए इनको 2 लोगों ने रखा। अब आप बताइए भाई जीता कौन, कौन जीतेगा? आप तो कहेंगे जा सर जी इहो को 2 लोगों ने पसंद किया, इन्हों को 2 लोगों ने पसंद किया, अब जीतेगा कौन? तो आप तो कोई नहीं जीतेगा। तो ये हो गई प्रथम चरण की मतगणना, फर्स्ट जो स्टेप था उसका मतगणना थी। तो आप बताइए बबुआ, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुपातिक पद्धति में कैसे होता है, ये समझ में आ गया। हर एक पर्सन को वोट डालना है प्रेफरेंस के हिसाब से कि सबसे अच्छा कौन है। और जब वोटिंग होती है तो ये देखा जाता है कि सबसे ज्यादा 1 नंबर पर किसको पसंद किया वही जीत गया है। अब लो ना भैया, ये तो सबसे पहले फेंका गए, ये तो फेंकाइए गए, हटा भैया तू फेंका गया वहां पे। अब इसमें इसको किसको वोट दीजिएगा, लफड़ा हो गया ससुरा, दिक्कत हो गया यहाँ। अब बात आती है दूसरे चरण की मतगणना। दूसरे चरण की मतगणना, पहले चरण में कोई जीता है नहीं, अब दूसरे चरण में मतगणना में ये देखा जाएगा। अभी इसमें क्या गिना जाता था, फर्स्ट रैंक गिना जाता था। कौन सा रैंक, फर्स्ट रैंक, कि 1 नंबर पर किसको ज्यादा लोगों ने देखा। तो देखिए 1 2 लिख दिए 2। लेकिन दूसरे चरण की मतगणना में हम सेकंड रैंक गिनेंगे कि सेकंड नंबर पे ज्यादा किसको प्रीफरेंस दिया गया है, सेकंड नंबर पे। तो देखिए तो सेकंड नंबर पे किसको प्रीफरेंस दिया गया है, इनको सेकंड नंबर पे कितने लोगों ने रखा है, केवल 1 व्यक्ति सेकंड नंबर पे रखा है, तो सेकंड नंबर पे इसको रख दिया गया, हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद सेकंड नंबर पे इसको कितने लोगों ने रखा है, 2 लोगों ने रखा। इनको कितने लोगों ने रखा, 2 लोगों ने। अब बताइए भैया कौन जीता, आंसर दीजिए कौन जीता।
फटाफट। कौन जीत गया? सी इज विन, वेरी गुड, सी जीत गया। चलिए एगो लिख दिया, सी लिख दिया, सी जीत गया। अब क्वेश्चन है क्या, चौथी चरण की मतगणना में जीता रे बबुआ? पहली चरण में, चौथी चरण की मतगणना में जीता। फर्स्ट ऑर्डर में जीता कि सेकंड ऑर्डर में? चौथी चरण की मतगणना में जीत गया। सेकंड ऑर्डर में, हाँ तीसरे चरण में बोलते रहे बकलोलवा, कहीं का 3 नंबर देखता है तुम। पहला चरण में 1 नंबर की काउंटिंग की जाती है, इसको 1 नंबर पे केवल 1 लोग रखा था। दूसरा चरण में ना जीता, हाँ चलिए दूसरे चरण में जीता। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग को पहले से पता है कि भारत में अब तक के राष्ट्रपति के चुनाव में मात्र एक ही ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके पहले चरण की मतगणना में वो नहीं जीत पाए थे, उनके लिए दूसरे चरण की मतगणना की थी। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनके लिए दूसरे चरण की मतगणना हुई थी, बोलिए कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे? आंसर देखते हैं, कौन से राष्ट्रपति के लिए दूसरे चरण की मतगणना का उपाय किया गया था? दूसरे चरण की मतगणना में जीतने वाले राष्ट्रपति का नाम फटाफट बताएंगे। फटाफट। क्या क्या बता रहे हैं? कोई बीवी गिरी बता रहे हैं, कोई नीलम संजीवा रेड्डी बता रहे हैं। बीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, चौधरी चरण सिंह। चलिए अच्छा है, ट्विस्ट इसमें बहुत अच्छा है, छोड़ देते हैं, अब आप पता करके लाइएगा, ठीक है? अच्छा है, कम से कम आप लोग भी तो घर पे कुछ रिसर्च करते रहिए, कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके लिए दूसरे चरण की मतगणना करनी पड़ी थी। अब आप बताएंगे, ये तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब आपको राष्ट्रपति का अनुपातिक पद्धति समझ गया, प्रथम और द्वितीय। मान लीजिए यहां भी बराबर हो जाता, सपोज कीजिए यहां भी बराबर होता, तब कौन जीतता? देखते हैं कितने लोग बता रहे हैं। अगर मान लीजिए दूसरे चरण में बराबर हो जाता तो तीसरे चरण में कौन जीतता? हम देखते हैं कौन बता सकता है। अगर बराबर हो जाता, सपोज बराबर हो जाता तो कौन जीतता? फटाफट बताइए कौन जीतता तीसरे चरण में? फटाफट फटाफट, तीसरे चरण में कौन जीतता अगर बराबर हो जाता तो? एबीसी में कौन जीतता? फटाफट, तीसरे चरण में कौन जीतता? बकलवा खान साहब बोल रहा है, वेरी गुड। तीसरे चरण में बबुआ बी वाला जीत जाता। देखो ना यहाँ पे 3 नंबर पे 2 गो पसंद किया से, 1 गो 2 गो, एक 3 नंबर पे ये पसंद किया, बुझलो? तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण कौन सी होलो? समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अनुपातिक पद्धति समझ में आ गया? अब बच गया कौन सी? एकल संक्रमणीय। ये कौन सी होता है? एकल संक्रमणीय उसे कहते हैं कि वैसा व्यक्ति जो पहले चरण में फेंका गया। कौन फेंकाया इसमें पहला चरण में? पहले चरण में इसको कौन फेंका गया? पहले चरण में फेंका गया व्यक्ति नंबर ए। तो जो एकल संक्रमणीय होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल, ये क्या चीज होता है सिंगल ट्रांसफरेबल? देखिए क्या होता है सिंगल ट्रांसफरेबल, कि वैसा उम्मीदवार जो पहले चरण की मतगणना में फेंका गया है, इसके सारे वोटों को लेकर, इसके वोटों को लेकर जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनमें बांट दिया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल, एकल संक्रमणीय। यानी एगो का लेके इन सब में हौड़ दीजिए, संक्रमणित कर दीजिए, उसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय वैसी व्यवस्था है जिसमें जो पहले चरण में फेंका गया व्यक्ति है उसके वोट को लेकर दूसरे को मिला दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि इससे फायदा कौन सी होगा मिला देंगे? तो फायदा यही होगा कि जो हारा है तो तुम बाहर जाओ भैया, तुम्हारे जीतने की संभावना नहीं है, और जो जीतेगा वो एक अच्छे खासे वोट से जीतेगा ताकि उसे बहुमत अच्छा खासा दिखाई दे। समझ में आया कि नहीं? बस इसी को ध्यान में रख के इसे मिला दिया गया, बाकी कोई चीजें नहीं है। तो देखिए, वरीयता क्रम में वोट डालने की क्रिया को प्रिफरेबल या अनुपातिक पद्धति कहते हैं। आप समझ में आ गया आप लोग को? मतगणना कितने चरणों में होती है भैया? कितने भी चरण में जा सकती है। मैक्सिमम कितने चरण हो सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं? मतगणना के मैक्सिमम कितने चरण हो सकते हैं? क्या यहां चौथा चरण पॉसिबल है?
सोच के देखो भाई, पॉलिटी भी फिजिक्स की तरफ पढ़िए, सोच सोच के। क्या इसमें चौथा चरण पॉसिबल है? कौन बोलता है हाँ या ना? देखिए, चौथा चरण पॉसिबल है क्या? इसमें चौथा चरण पॉसिबल है? कौन बोल दिया भैया यस? भैया चौथा चरण में कौन सी का गिनती कीजिएगा आप? तीसरा चरण में कोई ना कोई जीत ही जाएगा, फिर बचेगा कौन? चौथा नंबर पे वोट किसको डालेंगे? नहीं पॉसिबल है भैया, चौथा चरण नहीं पॉसिबल है, यस मत बोलिए। तो इससे हम एक निष्कर्ष पर पहुंच गए रे बाबू कि चरणों की संख्या जो होती है वो उम्मीदवारों की संख्या पर डिपेंड करता है। यानी अगर 10 गो उम्मीदवार उठेगा तो 10 चरण की मतगणना की संभावना हो सकती है, हालांकि जीत जाते हैं से पहले चरण में। तो बताइए, तो आप बताइए, अगर मान लीजिए कि 7 गो उम्मीदवार उठे हैं तो चरणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 उम्मीदवार में चरणों की संख्या 7 अगर उम्मीदवार उठे हैं तो कितने हो सकते हैं? 7 उम्मीदवार में 7 चरण, 8 उम्मीदवार में 8 चरण। यहाँ 3 उम्मीदवार थे, 3 चरण हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एकल संक्रमण, अरे बच्चा का चीज होता है जी एकल संक्रमणी। एकल संक्रमणी का मतलब क्या हो गया? जो कम वोट पाया उसका छीन के बाकी जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उसमें बराबर बराबर बांट दीजिए, हो गया एकल संक्रमणी हो गया। अनुपातिक पद्धति यानी प्रिफरेबल का मतलब क्या हो गया? ठुकू ठुकू वोट दीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब प्रथम चरण द्वितीय चरण में, प्रथम चरण में 1 नंबर की रैंकिंग गिनिए, द्वितीय चरण में 2 नंबर की, तृतीय चरण में 3 नंबर की, चतुर्थ चरण में 4 नंबर की रैंकिंग गिनिए। टोटल चरणों की संख्या उम्मीदवारों की संख्या के बराबर हो जाती है। समझ में आ गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने लोग को नहीं समझ में आया जी? राष्ट्रपति का निर्वाचन समझ में आ गया आप लोग को? यहां आते हैं वापस। भाग 5 में किसकी चर्चा है? संघ, सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा है। अनुच्छेद 52 से 53 तक शुरू होता है। 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन की महारानी के समान है, औपचारिक। क से कार्यपालिका का प्रधान, एग्जीक्यूटिव का जो चीफ होता है, लेकिन वो रियल चीफ कौन होता है? कार्य आदि मतलब वास्तविक रूप से शक्ति किसके पास होती है? पीएम साहब के पास होती है। लेकिन औपचारिक रूप से इसे नॉर्मली भाई ऑफिशियली खाली मोहर मार दीजिए, कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी किसके समान है? फूफा के समान है। समझ में आ गया कि नहीं? राष्ट्रपति जी किसके समान है? फूफा के समान है। आगे बढ़े। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा किस में? 54 में। राष्ट्रपति का इलेक्शन 54 में है। 54 में इलेक्शन। अब तो याद हो जाएगा ना जी, बड़ी अभी इलेक्शन में बड़ी कुछ पढ़ना है आपको, अभी खत्म कहाँ हुआ इलेक्शन। 54 में इलेक्शन या निर्वाचन होता है। निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की चर्चा 324 पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। चलिए, निर्वाचन कौन करता है? तो एक निर्वाचक मंडल करता है, इलेक्टोरल कमेटी करती है। उस कमेटी में हम शामिल हैं? नहीं है। कौन कौन है? 3 आदमी है, 3 आदमी नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा है। विधान परिषद एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य नहीं है। लोकसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? 2। राज्यसभा में 12। ओवरऑल संसद में 14। एंग्लो इंडियन क्या अफ्रीका के बाप से पैदा हुआ व्यक्ति एंग्लो इंडियन है? नहीं, केवल यूरोपीय व्यक्ति होता है। और क्या कंसेप्ट है इसके पीछे समझा दिए, क्योंकि यूरोपीय वाले ने हमारे ऊपर शासन किया था। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक तो हो ही गया। निर्वाचक मंडल में एकल संक्रमणीय, जो कम वोट पाया पहले चरण में फेंकाया उसका दोनों में बांट दीजिए। अनुपातिक सबको वोट डालिए। चरणों की मतगणना हो गई यहाँ पे। अब वोट का वैल्यू क्या होता है? अब आप सुने होंगे कि रामनाथ कोविंद को 8 लाख वोट मिली है। ये कैसे हो गया? बैटरी चेंज कीजिए जी थोड़ा। चलिए, आप समझ गए? आगे समझ में गए? बाप रे बाप, बोलिए हम आप गए हैं समझाते समझाते। असल में ना ऑनलाइन हुआ में समझो में नहीं आता है कि आप समझे कि नहीं। ऑफलाइन में तो हो हल्ला कर देता था। हाँ सर समझ गए समझ गए। MP इम्पॉसिबल। पेमेंट फंस गया है बउआ, पेमेंट फंस गया है तो आपको एगो नंबर दे देंगे। आप अपना पेमेंट जिसका फंस जाता है तो पढ़ कैसे रहा है का पेमेंट फंसा है? तो दूसरे बैच में फंसा होगा। दूसरे बैच बाबू मैप का क्लास आज से स्टार्ट होगा। कितने बजे से? 1 बजे से। चलिए
मैप का क्लास 1 बजे से। मजा आ गया, बढ़िया है। कितने लोग को समझ में आ गया? अब इतना समझ में आ गया तब आगे बढ़ाएंगे कि एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होती है, एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है। सोच रहा संसद में तो कितना बैठा है सर, लोकसभा में 545 बैठा है सर, राज्यसभा में 245 बैठा है, और ये वोट पाता है सर 8 लाख 7 लाख। इतना वोट कैसे पा जाता है सब? आखिर इतना वोट आ कैसे गया इन लोग के पास? तो ये सब भी समझना आप लोग के लिए ज़रूरी है। आप पॉलिटी इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं ना, तभी आपको अच्छा लगेगा। बहुत इंटरेस्टेड चीज़ होता है पॉलिटी। एक एक चीज को तोड़ तोड़ के समझिए, एकदम कैसे जैसे भीमराव अम्बेडकर साहब से ऐसा पढ़िए ना कि आप मन में इतना सोचिए कि जब पॉलिटी खत्म होगा ना तो भीम अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब को जाके आदमी क्या देगा, इंटरव्यू देगा कि पूछिए। ये समझ में आ गया? अब थोड़ा ध्यान से समझिए। मैप का क्लास जो है आज 1 PM, एक ही PM पे है ना? हाँ, दरोगा के लिए टॉनिक बैच कल से 6 PM। समझा गया? दरोगा का टॉनिक बैच है। जितने लोग को टॉनिक बैच नहीं पता है क्या है कि उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, उनको सॉल्व कराया जाता है। अब जैसे मान लीजिए पूछ देगा, उसी में क्वेश्चन देगा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ों को समझाया जाता है। तो ये टॉनिक बैच है, ये लगभग 10 दिन का क्लास होता है। अब लड़कों ने कहा कि सर इसका फीस कितना रखेंगे, तो आप पता है सब चीज़ GST ध्यान में रखते हुए 11 रुपये फीस रखा गया है। एडमिशन ले लीजिएगा, वरना ये कब 111 हो जाएगा पता नहीं है हमको। इसलिए आप लोग को सबसे पहले वरीयता देते हैं। अनुपातिक पद्धति में हम आप लोग को 1 नंबर पे रखते हैं उसके बाद 2 नंबर पे रखते हैं यूट्यूब वालों को। अभी यूट्यूब पे कुछ बताया ही नहीं है, तो इसलिए सोचिए 11 रुपये में इसमें क्या होगा आप खुद समझिए। इसका 18% GST, 2% पेमेंट गेटवे, 30% टैक्स निकाल के सोचिएगा कि आप हमको कितना दिए। उसके बाद फिर सर्वर कॉस्ट हटा दीजिएगा, तो एकदम ये समझिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। तो आप इतना इसमें कर लेंगे तो आपका काफ़ी हद तक कोई एग्जाम्स वगैरह जो हैं, दरोगा वगैरह का जो टॉनिक है वो हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे बैच वगैरह अक्टूबर में आते रहेंगे। नेक्स्ट बैच भी बहुत जल्दी आएगा, इकोनॉमिक्स भी आएगा, फिर हिस्ट्री भी आएगा, बहुत ज्योग्राफी भी आएगा, बहुत सारे बैच आते रहेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे कि एक MP का वोट कितना होता है, एक MLA का वोट कितना होता है। इसको दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल वोट की वैल्यू कितनी होती है, कैसे इस वोट की वैल्यू को निकाला जाता है, और राष्ट्रपति साहब का क्या चीज़ कोटा होता है। तो इसका मतलब हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? यहाँ देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन देख लिए हैं, कल कोटा देख लेंगे, और उसके बाद से फिर क्या देख लेंगे, कार्यकाल। धीरे धीरे ये सब खत्म कर देंगे। 1 हफ्ता लगेगा राष्ट्रपति को खत्म होने में, क्योंकि देख रहे हैं ना, आपको तो लग रहा था कि छोटा सा अनुच्छेद है निर्वाचन। अब क्वेश्चन बताइए, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है? जो हम आपसे पूछते हैं, राष्ट्रपति साहब जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, इनका क्या होता है? एक होती है नियुक्ति। नियुक्ति का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या इनका नियुक्ति होता है या फिर इनका निर्वाचन होता है? इलेक्शन। राष्ट्रपति साहब का क्या होता है? निर्वाचन होता है। और प्रधानमंत्री का क्या होती है? नियुक्ति होती है। आपको पता है हम लोग प्रधानमंत्री का वोट नहीं डालते हैं, हम लोग MP का वोट डालते हैं। और अगर जिसमें से 273 MP ने जिसे नियुक्त कर दिया कि भैया आप ही प्रधानमंत्री होइए, वही हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो गलती से भी मत मारिएगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। कभी सुने प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ? लोकसभा का चुनाव होता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी गलती करके आ जाते हैं आप लोग। राष्ट्रपति साहब क्या होते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आपसे बताइए ध्यान से, इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? राष्ट्रपति एक्चुअली देखिए, प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं होते, वो चयनित किए जाते हैं। चयनित में, नियुक्ति में और निर्वाचन में अंतर होता है, वो धीरे धीरे सब समझ जाएंगे आप लोग। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होता है, और प्रधानमंत्री चयनित होते हैं, चयन कर लिया जाता है। ये सब आगे थोड़ा थोड़ा टिपिकल टर्म्स है, सब आप धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो नापी है 2 गज ज़मीन हमने, अभी पूरा आसमान बाकी है। समझ में आ गया? अब इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग उसी तरह से जैसे आज बताएं। राष्ट्रपति को कल और अच्छे से बताएंगे। इसके बीच आपका होमवर्क रहा कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति साहब थे जिनके लिए दूसरे चरण की मतगणना हुई थी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।